नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। श्री अड्डा में आपका स्वागत है। लेखपाल और सुपर टेट के लिए जीके जीएस और हिंदी के प्रश्न प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो इससे पहले जीके जीएस वाले प्रश्न इससे पहले वाले सेट के देखे थे, नहीं देखे हो साइड में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम हिंदी के जो है वो देखेंगे प्रश्न, टोटल 25। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न कि बिजली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अंधकार, चपला, चंचला या फिर दामिनी। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। बिजली का नहीं बताना है, इस चीज का यहाँ पर जो है वो ध्यान दीजिएगा। तो बिजली के पर्यायवाची में आपका अंधकार जो है बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि बिजली जो है वो आपका अलग चीज है। अंधकार अंधेरे से संबंधित होता है, तो आंसर आपका ए वाला ही सही होगा। बाकी चपला भी पर्यायवाची होता है, चंचला भी होता है, दामिनी भी होता है, घन प्रिया भी होता है, सौदामिनी बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। सौदामिनी ये भी किसका पर्यायवाची होता है? तो ये आपका बिजली का ही पर्यायवाची जो है वो होता है। अगला देखते हैं आपका दूसरा। पिताजी का पर्यायवाची होता है तात, सर्वा, विनायक, प्रभु। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। पिता का पर्यायवाची जो है वो क्या होता है? तात होता है, सर्वा होता है, विनायक होता है या प्रभु होता है? तो पिता के पर्यायवाची में आपका है पूछा है, ना कि नहीं पूछा है। तो आंसर की बात करते हैं, आपका पहला ही वाला ऑप्शन यहाँ पर तात जो है वो सही होगा। तात जो है ये पिता का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा आपके पिता के पर्यायवाची में जन पिता होता है, जन पिता होता है, पितृ भी होता है, पापा होता है और बापू होता है, बाबू होता है। इस तरीके के सब नॉर्मल जो तो आप पहचान लेंगे। पर तात आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। बाकी सर्वा, विनायक, प्रभु ये सभी जो है वो नहीं होते हैं। और जनक आपका लिखा रहता है, वो भी होता है। पिताजी तो होता ही होता है। तीसरा प्रश्न, स्वाधीन शब्द का विलोम क्या होगा? स्वतंत्रता, यहाँ पर स्वातंत्रता लिखा हुआ है, पराधीन, प्रदान, वह। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। स्वाधीन जो है इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो स्वाधीन का विलोम होता है आपका, बिल्कुल आपने सही सोचा, पराधीन जो है वो होता है। स्वाधीन मतलब होता है ना जो अपने ऊपर क्या रहे, डिपेंड रहे। जैसे आप किसी चीज पर डिपेंड हो, दूसरे पर हो, तो वो होता है पराधीन। पराधीन जो इसका अपोजिट होता है। पर अपने ऊपर अगर आप इंडिपेंडेंट, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, वो अगर हो, इसका अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे इंडिपेंडेंट होता है। तो स्वाधीन का विलोम जस्ट अपोजिट पराधीन हो जाएगा। पराधीन मतलब जो दूसरों पर आश्रित रहता हो। चौथा प्रश्न, असंभव विलोम का शब्द क्या होगा? यानी असंभव शब्द का विलोम क्या बताना है। अपयस होगा, मुश्किल होगा, संभव होगा या असत्य होगा? तो असत्य तो सच और झूठ से संबंधित है। मुश्किल तो आपका कोई काम सरल है, मुश्किल है उसके संदर्भ में है। अपयस आपका नहीं होगा, संभव ही होगा। सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। असंभव जो काम ना हो सके, संभव जो चीज पॉसिबल हो, तो बस यही आपका सही होगा। अपयस जो है इसका मतलब क्या होता है? अपयस अपयस का मतलब होता है कि किसी की आप बदनामी टाइप की कर रहे हैं, उसके संदर्भ में होता है। या कोई पर कोई दोष लगाया जा रहा है, उसके संदर्भ में होता है। ये सभी से आप अर्थ इसका निकाल लेंगे। पांचवा प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और शब्द आपका छाटना है कि जो अभिनय करता हो उसको क्या कहते हैं? अभिनेता कहते हैं, गायक कहते हैं, वाचाल कहते हैं, कवि कहते हैं। तो वाचाल तो होता है जो बहुत ज्यादा बोलता हो, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। कवि जो कवि अलग से आप पहचानते हैं कि कविताएं लिख रहा है तो कवि हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि अभिनय की बात हो रही है। तो अभिनेता होगा या गायक होगा? अब अभिनय कर रहा है तो गायक कहाँ से हो जाएगा? तो ये भी नहीं होगा। तो बचा आपका अभिनेता, बस यही आपका ऑप्शन ए वाला जो है वो सही हो जाएगा। अगला, 100 वर्षों का समय। बताइए, शताब्दी होता है, 100 साल होता है, 100 दिन होता है या लंबा समय? तो 100 वर्ष हैं तो दिन तो बिल्कुल नहीं होगा, लंबा समय भी नहीं होगा। 100 साल होगा या शताब्दी होगा? इनमें से बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। 100 वर्ष का समय अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में पूछा गया है, तो इसको जो शॉर्ट फॉर्म में आप कहते हैं वो क्या कहते हैं? बिल्कुल आपका ए वाला ऑप्शन ही शताब्दी जो है वो सही हो जाएगा। शताब्दी जो हम इसे कहते हैं। सातवां प्रश्न है, कल शब्द का अनेकार्थक शब्द कौन सा जो है यहाँ पर नहीं है? मशीन, यंत्र, आने वाला या बीत गया दिन या फिर जोड़। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। कल शब्द का अनेकार्थक शब्द कौन सा इनमें से नहीं है? बताइए इनमें से मशीन, यंत्र, आने वाला या बीत गया दिन या फिर जोड़ में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं, तो कल शब्द का अनेकार्थी जो है वो जोड़ नहीं होता है। प्रश्न में कह रहा था ना, नहीं होता है। बाकी मशीन भी होता है, यंत्र भी होता है, आने वाला या बीत गया दिन भी जो है वो होता है कल का जो है वो अर्थ। तो आपका ऑप्शन जोड़ यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं, आठवां प्रश्न, कर शब्द का अनेकार्थक शब्द क्या होता है? हाथ, हाथी, सोना, भाग्य। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। कर का आपको अर्थ जो है वो अनेकार्थक के अनुसार जो है वो बताना है।
तो आंसर की बात करते हैं। कर के अनेक अर्थों में जो है आपका हाथ आता है, कर मतलब हाथ होता है, तो ये आपका बिल्कुल जो है वो सही है। और जो सूर्य या चंद्रमा की जो किरणें होती है ना, उसको भी कर कहते हैं। हाथी ना कह करके हाथी की जो सूंड होती है, उसको हम कर के संदर्भ में जो है वो अर्थ निकालते हैं। और राजस्व जो होता है ना, जो राज्य द्वारा कोई धन उगाया जाता है, लिया जाता है, आप पर लगाया जाता है, वो सब इसमें आते हैं। मालगुजारी या टैक्स जिसको हम कह सकते हैं, तो ये सब इसके अर्थों में आ जाते हैं। पर यहाँ पर आपका पूछा गया था कौन सा होगा, तो हाथ वाला होगा, बाकी ऑप्शन यहाँ पर कट जाएंगे। अगला आप देखते हैं नवा प्रश्न कि कफन सिर पर बांधना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तैयार होना, मृत्यु के लिए तैयार होना, भाग जाना, या फिर झगड़ा करना। तो कफन सिर पर बांध रहा है कोई व्यक्ति, तो भागने की तो तैयारी बिल्कुल नहीं कर रहा है, ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। झगड़ा करना जो है, तो वो भी आपका कोई सेंस नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। मृत्यु के लिए तैयार रहना या तैयार रहना। अब देखिए बात क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि कफन सिर पर बांध रहा है। अगर केवल सिर पर आपका नॉर्मली बांधने की बात की जा रही होती तो आप कहते कि तैयार हो रहा है। पर कफन बांधने की बात की जा रही, तो उससे आप आसानी से अंतर अर्थ इसका निकाल सकते हैं कि मृत्यु के लिए जो है वो तैयार रहना। तो बस बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अगला है आपका आस्तीन का सांप मुहावरे का क्या अर्थ है? ईर्ष्या होना, धोखेबाज मित्र, डर जाना, धोखा देना। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ जो है वो क्या है? ईर्ष्या होना, धोखेबाज मित्र, डर जाना, धोखा देना। आंसर की बात करते हैं, तो आस्तीन का सांप मतलब होता है धोखेबाज मित्र, तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 11 प्रश्न है, चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का अर्थ बताइए क्या होता है? अपराधी को खुद ही शर्माना, अपराध छुपाना, संदेह होना, आफत में फंसना। कौन सा इनमें से सही होगा? कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं? संदेह होना हो सकता है, अपराध छुपाना तो नहीं होगा, अपराध को खुद ही जो है वो अपराधी जो है उसको खुद ही शर्म आना, ये भी उतना नहीं हो सकता, आफत में फंसना भी नहीं होगा। सी और ए में से बताइए। तो एक्चुअल में अर्थ संदेह होना देखने में लग रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका होगा, पर ये नहीं होगा। अपराधी को खुद ही शर्म आना, इससे क्या होता है पता चल जाता है। आपने देखा होगा कई बार मूवी वगैरह में भी दिखाया जाता है, या आपने वो कौन सी मूवी देखी थी, शायद सिंघम थी या कोई थी, उसमें क्या था कि अ, लाइन से जो है वो चोर खड़े हुए हैं। अब उसमें से एक जो चोर नहीं भी है, वैसे ये सारी कहानियां पहले अलग से देखने को मिलती थी, तो जो चोर नहीं है उसको ले गए कमरे में और बंद किया और मारने का नाटक किया। अब जितने लोग खड़े हैं उन्हीं में से कोई चोर है, तो जब वो अंदर मारा जा रहा है, तो जो चोर है वो अंदर से क्या होता है, घबरा जाता है। फिर जब उसका नंबर आता है कि, तो वो खुद घबरा कर खुद से ही वो अपना दोष जो है वो प्रकट करने लगता है। तो इस चीज को कहते हैं चोर की दाढ़ी में जो है वो तिनका। इसको आप कहें अपराधी का अपने मुख बोल पड़ना, या दोषी का किसी तरीके से अपना दोष प्रकट करना, या दोषी व्यक्ति स्वयं डरता है, या अपराधी को खुद ही शर्माना, ये सभी इसके आएंगे। तो ए वाला आपका ऑप्शन सही होगा। देखिए देखने में संदेह होना बिल्कुल सही लग रहा है, पर आप उसके एक्चुअल अर्थ को समझेंगे तो ए वाला सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बहिष्कार आपका शुद्ध वर्तनी में पूछा गया है, 4 प्रकार से लिखा हुआ है, बताइए कौन सा सही होगा। वीडियो पसंद आए लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। तो बहिष्कार, यहाँ पर ये वाली शाह लगी है, या ये वाली शाह, ये वाली शाह, में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं, तो बहिष्कार इस प्रकार से लिखा जाता है, बहिष और ये वाली शाह लगती है, बस यही मेन आपको ध्यान देना है, क्योंकि बाकी लगभग सारी चीजें चारों में बराबर है। अगला भी शुद्ध वर्तनी से ही जो है वो प्रश्न संबंधित है, और प्रश्न आपका है उज्जवल जो है 4 प्रकार से लिखा हुआ है, आपको बताना है कौन सा जो है इनमें से सही होगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये इसलिए होती है क्योंकि उज्जवल में अगर आप देखेंगे तो इसमें आधी जा, फिर बड़ी जा है, फिर केवल जा है, फिर बड़ा ऊ के साथ है, फिर इस प्रकार से केवल जा है, तो कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर जो है चारों ही गलत लिखे हुए हैं। यहाँ पर जो सही होगा वो आपका छोटा ऊ होता है, उसके बाद आधी जा आता है, और उसके बाद फिर से आधी जा आता है। दोनों बार आधी जा आता है, और उसके बाद आपका वा आता है, और उसके बाद आपका ला आता है। तो इस प्रकार से उज्जवल लिखा जाता है। ए वाला ऑप्शन वैसे सही तो दिया गया, बस ये बाद वाली जा को पूरा कर दिया गया, वो आपका गलत है। बाद वाली जा भी आधी जा ही होती है, तो उस आधार पर हम ए वाले आंसर के साथ जाते हैं। पर आपको ध्यान देना है कि ये लिखा कैसे जाता है, इस चीज को यहाँ पर ध्यान जरूर रखना है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14 की हमारी अध्यापिका आज नहीं आएंगी। इस वाक्य का आपको बताना है कि कौन सा रूप जो है वो पुल्लिंग वाक्य के रूप में जो है वो दिया गया है। हमारी अध्यापिका आज नहीं आएंगी, तो हमारा हमारी अध्यापक आज नहीं आएंगी, हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे, हमारे अध्यापक आज नहीं आएगा, हमारा
अध्यापक आज नहीं आएगा, कौन सा इनमें से इसी सेंटेंस का पुल्लिंग रूप होगा? तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे, ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। आदरवाचक भी आपका शब्द होना चाहिए और साथ ही साथ पुल्लिंग भी होना चाहिए। 15 प्रश्न है आपका, कौन सा यहाँ पर शब्द स्त्रीलिंग है? छाया, चयन, बुढ़ापा, क्रोध। बताइए कौन सा यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है? मैंने बताया कि आप सेंटेंस से जोड़कर जो है वो इसको बना सकते हैं और एक वाक्य के जरिए आप इसे पहचान सकते हैं। तो छाया जो है वो होता है कि होती है? तो छाया होती है। तो होती है से आप पहचान गए कि ये स्त्रीलिंग है, बस ए वाला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चयन जो है वो किया जाती है कि किया जाता है? तो आप कहेंगे चयन किया जाता है, तो ये आपका पुल्लिंग है। बुढ़ापा आता है कि बुढ़ापा आती है? तो बुढ़ापा आता है, तो आता है मतलब पुल्लिंग है। क्रोध जो है वो आता है कि क्रोध आती है? क्रोध आता है, तो इसलिए आपका ये भी पुल्लिंग है। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं आसानी से, बिल्कुल ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 प्रश्न, लिखना क्रिया से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है? लिखे, लिखी, लिख, लिखा। बताइए कौन सा सही होगा? भाववाचक संज्ञा यहाँ पर पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो लिखना से, वैसे ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो भाववाचक संज्ञा लिखना क्या है? लिखना एक प्रकार की क्रिया होती है और जब क्रिया से आप संज्ञा बनाते हैं तो जैसे खेलना एक क्रिया है तो खेलना से खेल बन जाता है, तो लिखना से लेख बनना चाहिए। ऑप्शन में अगर देखेंगे तो लेख कहीं भी नहीं है, तो ये ऑप्शन ही आपके गलत दे रखे हैं। तो लेख आपका जो है वो सही होगा। डी वाले ऑप्शन को हमने लेख कन्वर्ट कर दिया है, तो ये आपका जो है वो बनेगा। इस चीज को समझिए, जैसे क्रिया है कोई और उससे आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है, तो जैसे अगर थकना क्या है? थकना क्रिया है। मैंने बताया क्रिया कैसे पहचानते हैं, आखिरी में ना लगा होता है। थकना हो गया, हंसना हो गया, दौड़ना हो गया, लिखना हो गया, पढ़ना हो गया, भागना हो गया, कूदना हो गया, ये सब क्या है? क्रिया है। अब क्रिया से जब भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो थकना जो है इसमें क्या बनेगा? थकावट बनेगा। ऐसे लिखना है तो लेख बनेगा, हंसना है तो हंसी बनेगा, दौड़ना है तो दौड़ बनेगा, धोना है तो धुलाई बनेगा, पढ़ना है तो पढ़ाई बनेगा। ऐसे शब्द बनते हैं, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। 17 प्रश्न है कि मुझे तोड़ देना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक। यह पंक्ति किस कवि की है? बहुत ही चर्चित पंक्ति है, क्योंकि ये आपने पढ़ी भी होगी हाई स्कूल इंटर के लेवल पे। महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन माखन लाल चतुर्वेदी जो है वो सही हो जाएगा। मुझे तोड़ देना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। ये इनकी पूरी पंक्ति है। इन्होंने कहा था कि हे वनमाली तुम मुझे तोड़कर उस राह में फेंक देना जहां पर सूरवीर मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना शीश चढ़ाने जा रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर पंक्ति थी, अगर आपने नहीं पढ़ी होगी तो इतनी सी अगर लाइन याद है तो याद रखिएगा, माखन लाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न देखते हैं 18 की बालक पढ़ता है इस वाक्य में पढ़ता है क्या है? विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया है, सर्वनाम है? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? बालक पढ़ता है, इसमें पढ़ता है जो है वो आपसे पूछा गया है क्या है? तो मैंने बताया ना, पढ़ना, लिखना, खाना, ये सब जिसमें आता है सब क्या है? क्रियाएं हैं। तो क्रिया आपका पढ़ना जो है वो हो जाएगा। पढ़ता है मतलब पढ़ने के ही संदर्भ में ही आपका आ रहा है। 19 प्रश्न है, इनमें से कौन सा शिव पूजन जो सदय है उनकी रचना है? ये सदय नहीं होता है, ये सहाय होता है। शिव पूजन सहाय जो है इनकी रचना। देहाती दुनिया, परती परिकथा, वरुण के बेटे, मानस के हंस। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो इनकी जो रचना है वो आपकी है पहला ही वाला ऑप्शन, यानी देहाती दुनिया। देहाती दुनिया जो है ये इनकी जो है वो रचना है। इनकी अन्य रचनाओं में मेरा जीवन इनकी आत्मकथा है और हिंदी भाषा और साहित्य इनका निबंध है, जीवन दर्पण इनकी डायरी है। तो ये सब इनकी रचना है। 20 प्रश्न है, कुशलता किस प्रकार की जो है वो संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? बताइए कुशलता किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? तो देखिए आप इसको ऐसे पहचान सकते हैं कि विशेषण आपका क्या होता है। जैसे मैं आपका कहूं कि कोई बच्चा जो है किसी चीज में बहुत कुशल है, तो कुशल क्या है? विशेषण है। कुशल आपका क्या है? विशेषण है। और कुशल से अगर आप चेंज करेंगे इसको भाववाचक संज्ञा में तो लग जाता है ता, तो कुशलता बन जाता है और कुशलता ही तो लिखा हुआ है, तो भाववाचक संज्ञा है आपकी। ऐसे ही कुशाग्र क्या है? कुशाग्र है विशेषण, कुशाग्र से कुशाग्रता बनता है, तो हो जाता है आपका भाववाचक संज्ञा।
अगला देखते हैं आपका प्रश्न 21। तिकोना किस वर्ग का विशेषण है? गुणबोधक, आकार बोधक, काल बोधक, रंग बोधक। तिकोना क्या है बताइए? तिकोना किस वर्ग का विशेषण है? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर, तीन कोने होते तिकोना मतलब होता है ना, तो उसमें क्या मेन फोकस किस पे किया जा रहा है? उसके आकार पर किया जा रहा है। तो ऐसे आप देखिए तिकोना बनाएंगे, एक कोना, दो कोना, तीन कोना, तो क्या है? आकार बोधक। तो बी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। 22 प्रश्न, नरोत्तम में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय, अव्ययीभाव। बताइए कौन सा सही होगा नरोत्तम में समास? तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर, समास विग्रह करेंगे नरोत्तम का तो नरो में उत्तम, तो कौन सा में आ रहा है? तत्पुरुष समास होगा। कर्ता ने कर्म को अगर आप देखेंगे विभक्ति तो अधिकरण में पर आता है ना, तो अधिकरण तत्पुरुष आपका यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं 23 प्रश्न कि दूसरों के स्थान पर कार्य करना, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? स्थानापन्न, स्थावर, स्थानीय, स्थानांतरण। बताइए कौन सा सही होगा? दूसरों के स्थान पर कार्य करना के लिए एक शब्द जो है वो क्या होता है? आंसर की बात करते हैं तो वो होता है, तो स्थानापन्न, स्थावर, स्थानीय और स्थानांतरण में स्थानापन्न जो है आपका सही होगा, दूसरों के स्थान पर कार्य करने वाला। स्थानीय तो उस जगह की बात होती है, स्थानांतरण तो ट्रांसफर से रिलेटेड होता है। अगला 24 प्रश्न है कि उचित शब्द चुनकर खाली स्थान जो है वो भरें। भूख हड़ताल में नेताजी ने डैश का दाना भी नहीं खाया। तो किसका दाना भी नहीं खाया? ये चार ऑप्शन है। अन्न का दाना नहीं खाया, अन्य मतलब दूसरा वाला लिखा हुआ है, खाना जो है उसका नहीं खाया, या सब्जी। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? तो बिल्कुल आपका अन्न का एक दाना नहीं खाया, ए वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा। वीडियो सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। लाइव टाइमिंग जो आप वीडियो देख रहे हैं इसकी दोपहर के 3 बजे की है और शाम के 8 बजे भी एक लाइव टाइमिंग है जिसमें आकर वीडियो आप देख सकते हैं। 25 प्रश्न है कि योग साधना में डैश और शाकाहार का विशेष महत्व है। मिताहार और शाकाहार, या अल्पाहार और शाकाहार, आहार और शाकाहार, या फिर फलाहार और शाकाहार। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन पहला वाला ही, मिताहार और शाकाहार। योग में जो है वो कम खाने वाला मित आहार और शाकाहारी खाने वाला, ये जो है आपका विशेष महत्व होता है। सभी प्रश्नों में समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, तो आज हम एक नहीं दो प्रश्न पूछ रहे हैं। दोनों में से कोई भी अगर आपका आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, दोनों आते हैं तो दोनों बता सकते हैं। पहला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में कुल कितने मूल मात्रक होते हैं? ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। 4, 3, 7 या 5? इसका आंसर आप बताइएगा। ये प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न है, ज्योग्राफी बेस्ड कि सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिक तय दूरी जिसको हम अपसौर स्थिति कहते हैं वो कब होती है? 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 4 जुलाई या 10 जुलाई? तो दोनों का आंसर अपने वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा? दोनों का आंसर हम अगली वाली क्लास में जो है वो देखेंगे। तो आज के में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।